Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss our last lecture, that is about validity, estimating the validity. And now today we will learn the concepts of validity by using smart PLS. मकसद आज के लेक्चर का वो यही है कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए अपना रेलेवेंट टेस्ट मेजर करना, एस्टिमेट करना आता हो। इसलिए आज के लेक्चर के अंदर हम वैलिडिटी को रादर देन SPSS, ठीक है जी, हम इसको स्मार्ट PLS के थ्रू भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में ना सिर्फ हम वैलिडिटी पढ़ेंगे बल्कि हम ये भी कोशिश करेंगे कि उसके अंदर स्मार्ट PLS को यूज़ करते हुए वैलिडिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो सबसे पहले जी हम पढ़ते हैं वैलिडिटी के बारे में। वैलिडिटी होती क्या है? डेफिनेशंस बहुत मौजूद हैं। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि कुछ रेलेवेंट एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को बताऊं, रादर देन मैं वैलिडिटी की डेफिनेशंस में जाऊं या उसके टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की डेफिनेशंस में जाऊं। मैं आपके साथ एग्जांपल्स बेस्ड बात करता हूं। देखिए, अगर आप अपना हमारा इससे पहले का लेक्चर याद करें रिलायबिलिटी का, तो उसमें हम ये देखते थे कि जो हमारा क्वेश्चनर है वो कितना रिलायबल है, ठीक है ना, वो कितना आप कह सकते हैं फर्म है, ठीक है, कि अगर हम उससे दोबारा वही कुछ मेजर करना चाहें तो वो हमें वही तकरीबन सेम कंडीशंस में हम एक क्वेश्चनर के थ्रू कुछ मेजर करना चाहते हैं, तो आफ्टर सेम टाइम एंड द सेम कंडीशंस वो हमें वही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। जब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की, याद रखें इंस्ट्रूमेंट से मुराद क्वेश्चनर है। मतलब जब आप अपने क्वेश्चनर की क्वालिटी को देखना चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चनर जो है वो किस हद तक एक क्वालिटी स्टैंडर्ड का क्वेश्चनर है, तो उसके लिए आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो होती है वो मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली वैलिडिटी होती क्या है? वैलिडिटी सिंपली ये मतलब है कि जो कुछ आप मेजर करना चाह रहे हैं कि क्या आपका क्वेश्चनर वही मेजर कर रहा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे आपके पास ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, या आपके पास कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, या आपके पास इंटरनेट बैंकिंग के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से कोई क्वेश्चनर है, या आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चनर है, ठीक है जी, या आपके पास क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स के हवाले से कोई क्वेश्चनर है, सर्विस क्वालिटी के हवाले से कोई क्वेश्चनर है, तो क्या आपका ये क्वेश्चनर वही कॉन्सेप्ट मेजर कर रहा है जो कि थ्योरीज में मौजूद है या नहीं, या ये कुछ और मेजर कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि आप जो है आप टेस्ट देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बंदा आता है और आपको कहता है कि जी ये क्वेश्चनर जो है वो आपकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के हवाले से, ठीक है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं और बीइंग अ मैनेजर आप क्वेश्चनर या आपको मिलता है या आप देते हैं, ठीक है जी, अपने सबऑर्डिनेट्स को, या आपको रिसीव होता है अपने हायर अप से कि जी ये क्वेश्चनर आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से आप इसको फिल कर, ठीक है। अब आप उसको देखते हैं, ठीक है जी, फिल कर लेते हैं, तो बाद वक़्त आपको ये नज़र आ रहा होता है कि जी ये क्वेश्चनर तो उस हवाले से उसमें वो चीज़ें ही नहीं हैं,
जो कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के हवाले से होनी चाहिए। इसमें तो वो क्वेश्चंस ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है, वो स्टेटमेंट्स ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मार्केटिंग का स्टूडेंट है कि जी इसमें तो मार्केटिंग रिलेटेड, कंज्यूमर के बिहेवियर के रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। या फाइनेंस का कोई स्टूडेंट है और वो कहता है कि जी मैं इक्विटी स्टॉक के बारे में, ठीक है जी, या फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट्स के बारे में जो है मैं अवेयरनेस देखना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो इक्विटी मार्केट के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से उसके अंदर क्वेश्चंस ही नहीं है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि आपका वो क्वेश्चनियर जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है जी। वो चीज़ मैयर ही नहीं कर रहा जो उसको मैयर करना चाहिए। इसलिए वैलिडिटी जो है वो मैयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सारी इस तरीके से आपकी वैलिडिटीज टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज रिसर्च के हवाले से जो नॉर्मली यूज होती हैं मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूं। सबसे पहले है कंटेंट वैलिडिटी। अब कंटेंट वैलिडिटी नाम से जाहिर है, देखें लफ्ज लिखा हुआ है कंटेंट। कंटेंट मीन्स उसके अंदर की जो बातें, अब जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल से आपको क्लियर भी कर दिया था। मिसाल के तौर पे आप नॉर्मली आप देखते हैं कि कंटेंट राइटर का एक टेस्ट आप देने जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंग्लिश लिटरेचर का बंदा है, ठीक है, जो कि एक अच्छा कंटेंट राइट कर सकता है न्यूज़पेपर के लिए या मैगजीन्स के लिए या रिसर्च जर्नल्स के लिए, ठीक है जी। और फिर वो ये देखा जाता है कि जब उसे एंट्री टेस्ट लिया जाता है तो उसमें मैथमेटिक्स भी है, ठीक है जी, उसमें जनरल नॉलेज भी है, ठीक है जी, लेकिन उसमें लिंग्विस्टिक या ग्रामर या राइटिंग के हवाले से कुछ नहीं। तो ऐसे टेस्ट का फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब वो ऐसा कोई भी जो टेस्ट है या क्वेश्चनियर है या इंस्ट्रूमेंट जो है वो कंटेंट वाइज जो है वो वीक है, ठीक है जी। तो इसीलिए हम कंटेंट वैलिडिटी को देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चनियर को देखते हैं। क्वेश्चनियर से हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर वो तमाम तर डोमेन्स शामिल हैं, ठीक है जी, जो कि उससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है जी। जितनी ज़्यादा उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे और डोमेन से रिलेटेड होंगे उतना ही उसकी कंटेंट की वैलिडिटी होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मली रिसर्चर्स, प्रैक्टिशनर्स फेस वैलिडिटी को कंटेंट वैलिडिटी से अलग भी पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद इन दोनों को मर्ज करने का ये था कि फेस वैलिडिटी बेसिकली आप देते हैं रिस्पोंडेंट को। जब आप क्वेश्चनियर डेवलप करते हैं, आप एक क्वेश्चनियर, मिसाल के तौर पे आप ये जानना चाहते हैं कि जी ये क्वेश्चनियर ठीक है कि नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, ठीक है जी। उन एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको उस डोमेन में नॉलेज हासिल है। मिसाल के तौर पे आप मैस्लो हायरार्की से सारे स्टूडेंट्स वाकिफ हैं, चाहे वो HR के हों, फाइनेंस के हों, मार्केटिंग के हों, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप मैस्लो हायरार्की के हवाले से जो जर्नल मैनेजमेंट का जो एक PhD कैंडिडेट होगा या PhD स्कॉलर होगा या प्रैक्टिशनर जो होगा, आप उसके पास चले जाते हैं और आप पहले उसको भी दिखा देते हैं कि जी क्या मैंने इसके अंदर जो मैस्लो हायरार्की के 5 स्टेजेस हैं उनके डोमेन को मैंने क्वेश्चंस के अंदर जो है पूरा मैंने फिट कर दिया या नहीं। सेकेंडली फिर आप वही क्वेश्चनियर भी लेके जाते हैं कि फुल प्रूफ करने के लिए आप जो जिनसे डेटा आप लेंगे, कलेक्ट करेंगे, उनको भी दिखा देते हैं कि जी आप देख लें कि क्या ये फेस वैलिडिटी फिर हो जाती है। जब आप रिस्पोंडेंट को दिखाते हैं तो ये आपकी फेस वैलिडिटी कहलाती है, ठीक है। मैं अगेन दोबारा इसको एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करता हूँ। मिसाल के तौर पे आप ऐसा करते हैं कि क्वेश्चनियर आप डिजाइन कर लेते हैं, या आपने एंजाइटी, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस के हवाले से हम देखते हैं तो हर बंदा डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप जी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है जी, जो कि डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ों में डील करते हैं, आप उनसे भी अपने क्वेश्चनियर को प्रूफ रीड करवा लेते हैं। और फिर इसी तरीके से जिन लोगों से आप डेटा कलेक्ट करेंगे
तो उनसे भी आप वो क्वेश्चनियर उनको दिखा देते हैं और उनसे भी इनपुट ले लेते हैं। तो कंटेंट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी इसी चीज को कहते हैं कि जब आप एक्सपर्ट्स को दिखा रहे हैं अपना वही क्वेश्चनियर एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन से रिलेटेड, ठीक है जी, और उनसे कहते हैं तो देखें जी कि क्या इसके अंदर वो सारे डोमेन शामिल हैं कि नहीं, तो ये कंटेंट वैलिडिटी होगी। लेकिन जब आप रिस्पोंडेंट के साथ उसको वेरीफाई करा रहे हैं कि ताकि उसकी भी तसल्ली हो जाए और आपका क्वेश्चनियर और भी रिफाइन हो जाए कि जी क्या इसके अंदर वही सारी चीजें आ गई हैं जो कि एक रिस्पोंडेंट फेस कर रहा है करंटली, ठीक है जी, और वो उस क्वेश्चनियर को पढ़ के आपको जो इनपुट दे रहा है वो फेस वैलिडिटी आ जाती है। लेकिन ओवरऑल चूंकि मैंने इसको इन दोनों में क्लब क्यों किया, जो मेरा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, चूंकि इन दोनों का ताल्लुक आपके कॉन्सेप्ट्स और आपके कंटेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे कंटेंट वैलिडिटी में डाल दिया। भले एक जो है एक्सपर्ट साइड से है और दूसरा जो है आपका रिस्पोंडेंट साइड से है, लेकिन दोनों सूरतों में चूंकि दैट will purify your content, therefore I put up this in the content validity, ठीक है जी। The next one is construct validity, ठीक है जी। construct validity क्या चीज होती है? construct validity से हम ये देखते हैं कि क्या अब बेसिकली अब आप जो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में अब थ्योरी और प्रैक्टिकल इन दोनों को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपने एक क्वेश्चनियर लिया, ठीक है जी, कंटेंट वैलिडिटी होगी, अब आपने उसका डेटा कलेक्ट कर लिया। अब आप डेटा कलेक्शन करने के बाद आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या, ठीक है जी, रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द यूज ऑफ द मेजर फिट द थ्योरीज अराउंड विच द टेस्ट इज डिजाइंड, क्या ये वही चीज अब कर रहा है कि नहीं, क्या ये अपनी थ्योरीज के साथ जो प्रैक्टिकली डेटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है जी। पहले तो हमने क्या किया था कंटेंट वैलिडिटी में, कॉन्सेप्ट्स को देख रहे थे, ठीक है जी। नाउ अब डेटा कलेक्ट हो गया, उस डेटा की बेस पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये डेटा वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कि इस क्वेश्चनियर के थ्रू हम मेजर करना चाह रहे हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पे अब एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये मैस्लो हायरार्की, ठीक है जी, या इंटरनेट स्टॉक एक्सचेंज अवेयरनेस है, या आपके कंज्यूमर बिहेवियर है, ठीक है जी। अब आपने डेटा कलेक्शन कर ली है, अब आप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के थ्रू ये देखना चाहते हैं कि क्या ये वही स्टैटिस्टिकली ये चीज वही आ रही है जो कि थ्योरी कहती है या नहीं। मिसाल के तौर पे अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपकी जो है वो कुछ और आ जाती है, मतलब वो थ्योरी के अगेंस्ट आ जाती है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे कि हम कहते हैं कि जी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे असर होता है, लेकिन डेटा कलेक्शन के बाद जो है आपके कंस्ट्रक्ट्स ये कह देते हैं कि जी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के अंदर कोई रोल प्ले नहीं हो रहा। तो एक रीजन यह भी हो सकता है कि क्या आपका क्वेश्चनियर, ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिट वो आपका उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मुकम्मल है, वो उसको स्टेब्लिश कर चुका है या नहीं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को स्टेब्लिश कर चुका है या नहीं, क्योंकि देयर आर अदर फैक्टर्स जो कि प्ले परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले थ्योरी को अगर आप एक स्टेब्लिश थ्योरी से आपका रिजल्ट डेविएंट आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि जी आपके जो क्वेश्चनियर में है उसी में कोई मसला है, ठीक है जी। तो इसलिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को हम जो है नॉर्मली मेजर कर लेते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी से और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी से, ठीक है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, इसके ऊपर हम बाकायदा स्मार्ट पीएलएस में एक्सरसाइज भी करेंगे। अभी समझने के लिए अगर आप कन्वर्जेंट वैलिडिटी को देखें, ठीक है जी, तो आपके सामने इस वक्त एक फिगर है, ठीक है जी, जिसके अंदर हमने सेल्फ स्ट्रीम के कंस्ट्रक्ट को, मिसाल के तौर पे सेल्फ स्ट्रीम को आपने 4 क्वेश्चंस के स्टेटमेंट के थ्रू मेजर किया। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या कहता है कि जी इन सब के दरमियान, इन चारों आइटम के दरमियान क्या होना चाहिए, रो कोरिलेशन जो हो वो
अगर मौजूद होता है, ठीक है जी, अगर एक पॉजिटिव कोरिलेशन मौजूद होता है तो इसका मतलब ये है कि ऑल द आइटम्स आर कन्वर्ज ऑन द सेम कंस्ट्रक्ट, मींस टू से यस ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये एक कंस्ट्रक्ट को मतलब सेल्फ स्टीम को प्रॉपरली मैयर कर लें, ये आपस में सही जो है कोरिलेट है, ये आपस में ये जो मैयर कर रहे हैं ये ठीक मैयर कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके अंदर जो चीज है वो ये है कि आपकी जो थ्योरीज हैं, ठीक है जी, इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन बेस्ड ऑन थ्योरी टू वेरिएबल्स आर प्रेडिक्टेड टू बी अनकोरिलेटेड एंड स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय मेजर देम आर इंडीड एम्पिरिकली फाउंड टू बी सो। मिसाल के तौर पे 2 अब वेरिएबल्स आ जाते हैं, सेल्फ स्टीम और लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। अब ये कहता है कि अगर मैं इस सेल्फ स्टीम के क्वेश्चन 1 को लोकस ऑफ कंट्रोल के क्वेश्चन 1 के साथ कोरिलेट करूं तो इन दोनों में कोरिलेशन कम से कम हो, ठीक है जी। कोरिलेशन जब कम होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है जी। जब डिफरेंट हैं तो देखिए इसलिए लिखा हुआ है अनकोरिलेटेड, ठीक है जी। 2 वेरिएबल्स आर प्रेडिक्टेड टू बी अनकोरिलेटेड, मींस टू से ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं है, मींस ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट होंगे, ठीक है, तो फिर मसला ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही चीज को मैयर कर रहे हैं। तो जब दोनों क्वेश्चन एक ही चीज को मैयर कर रहे हैं तो फिर आपका एम्पिरिकल जो रिजल्ट होगा फर्दर वो गलत ही आएगा, वो ठीक नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात जरूर याद रखें कि डिस्क्रिमिनेंट और कन्वर्जेंट वैलिडिटी के अंदर इस कॉन्सेप्ट को याद रखें कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी के अंदर हम एक कंस्ट्रक्ट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी कोरिलेशन की बात करते हैं, ठीक है जी। जबकि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के अंदर हम 2 कंस्ट्रक्ट के क्वेश्चंस को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं कि क्या अगर इन दोनों में कहीं रिलेशनशिप है तो फिर वहां पे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी स्टेब्लिश ना होने के चांसेस ज्यादा हैं, देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ इशू। फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए इसका मतलब यही होगा आपके कंटेंट में, आपके कंसेप्ट में, या फिर जो रिस्पोंडेंट है वो उसके समझ में वो चीज़ सही नहीं है, इसलिए उसने जो है उस क्वेश्चन को सही फिल नहीं किया। अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं, आई होप सो कि आपको डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी और वैलिडिटी के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो है जी जा रहे हैं आगे कि किस तरीके से इस वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट्स को हम बाय मींस ऑफ स्मार्ट पीएलएस कर सकते हैं। अब हम स्मार्ट पीएलएस की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अब ये स्मार्ट पीएलएस का जी हमारे पास ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं अब आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ कि जब आप स्मार्ट पीएलएस को इंस्टॉल कर लेते हैं और जैसे आप एक सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, जब ओपन करते हैं तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट नया बनाना होगा। नया प्रोजेक्ट ये होगा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक लेक्चर करता हूँ कि वैलिडिटी का आज मैं लेक्चर पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैलिडिटी का लेक्चर लिख देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं करता हूँ तो आप देखते हैं कि यहाँ पे वैलिडिटी लेक्चर आ गया और यहाँ पे मुझे कह रहा है कि जी डबल क्लिक टू इंपोर्ट डेटा। सबसे पहले हम स्मार्ट पीएलएस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्मार्ट पीएलएस बेसिकली बड़ा ही एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एमओस है, एम+ है, ठीक है जी, स्टेटा भी मौजूद है, इस तरीके से एनवीगो सॉफ्टवेयर भी मौजूद है जिसके थ्रू आप अपने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर की अपनी एजम्पशंस होती है, जैसे कि स्मार्ट पीएलएस की एक सबसे बड़ी एजम्पशन वो ये है कि इसके अंदर हम डेटा की नॉर्मेलिटी को मलहूज़ खातिर नहीं रखते। मीन्स टू से हम ये नहीं देखते कि जी डेटा जो है वो
नॉर्मल है या नहीं, तो इस चीज को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, डेटा कैसे इंपोर्ट होगा इसमें, आप सिंपली जिस तरीके से आप एक्सेल शीट का एक डेटा बना लेते हैं, डेटा इसके अंदर आप एक्सेल शीट से ही उठा सकते हैं, लेकिन CSV फॉर्मेट में। ठीक है जी, जब आप देखते हैं एक्सेल की फाइल में डेटा को डालने के बाद, पुटअप करने के बाद, जब आप सेव एज के बटन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे CSV फाइल मौजूद होता है। CSV फाइल में आप उसको सेव कर लेंगे, देन यू कैन यूज द सेम CSV फॉर्मेट फाइल डेटा व्हाइल यूजिंग स्मार्ट पीएलएस। अब जी मैं यहाँ पे डेटा जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है जी, जो भी मेरा डेटा था, तो देख रहे हैं कि डेटा जो है वो अपलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, ठीक है जी, अब मैं आपको यहाँ पे पाथ मॉडल बनाना शुरू करता हूँ कि किस तरीके से आप पाथ मॉडल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जी वैलिडिटी के लेक्चर पे जाऊँगा। ठीक है, जो कि मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखते हैं कि मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड पे सारे वो इंडिकेटर्स आ गए हैं। ठीक है जी, WS, वर्क स्ट्रेस और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के हवाले से सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉडल बनाऊंगा। ठीक है जी, तो मॉडल बनाने के लिए मैं लेटेंट वेरिएबल पे क्लिक करूँगा। ठीक है जी, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है तो मैंने 2 वेरिएबल्स पे क्लिक कर दिया। ठीक है जी, और जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैंने सेलेक्ट करके उसके 10 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। सिमिलरली जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस EP के जो 10 क्वेश्चन है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके ऊपर मैंने सारे पुटअप कर दिए। अब जो है जी मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए देखें यहाँ पे एरो का निशान मौजूद है, आप इसको कनेक्ट कर दें। जैसे आप कनेक्ट करेंगे और ये चीज़ जब सेटिस्फैक्ट्री होगी तो ये अपना कलर ग्रीन कलर चेंज कर दें। ठीक है जी, अब मैं जो है इसको वेरिएबल्स को नाम भी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे जो ये भी मेरा वॉट एवर जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड दैट इज वॉट एवर इट इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से आप जो है अपना स्मार्ट पीएलएस में आप अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। अब जो आपका इसको बेसिकली स्मार्ट पीएलएस को स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ये याद रखना है। एक होता है मेजरमेंट मॉडल, ठीक है, जो कि आउटर मॉडल है, जो कि आप देख सकते हैं इस लेटेंट वेरिएबल जो आपका IV है इसके बाहर के जो है आउटर मॉडल। ठीक है, चाहे वो इस तरफ हो या चाहे आपके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड पे जो भी आपके ये बॉक्सेस मौजूद हैं ये आपका मेजरमेंट मॉडल कहलाता है। और दूसरा जो मॉडल होता है आपका स्ट्रक्चरल मॉडल होता है, जो कि आपका इनर मॉडल होता है, जो कि ये ब्लू बॉक्सेस में जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपका स्ट्रक्चरल मॉडल है। अब ये बात जरूर याद रखें, ये वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट को और आपको क्लियर कर देगा कि अगर आपका आउटर मॉडल जो है वो ठीक है तो फिर डेफिनेटली आपका जो इनर मॉडल का जो भी रिजल्ट होगा वो एक अच्छा और एक कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट होगा, एक प्रोडक्टिव रिजल्ट होगा। लेकिन अगर आपका आउटर मॉडल ही वीक है तो फिर आपके इनर मॉडल के रिजल्ट्स रिलायबल या सेटिस्फैक्ट्री या प्रोडक्टिव या यूजफुल नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम वैलिडिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्मार्ट पीएलएस। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके सामने जो है एक कॉम्प्लेक्स मॉडल थोड़ा सा शो किया है। मिसाल के तौर पे अगर आपके 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों और आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसको आप कह सकते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है जी, तो मल्टीपल रिग्रेशन आप 2 वेरिएबल्स को, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आपको ये कहा जाता है कि जी आप जो है सबसे पहले
जो इफेक्ट है उनको तो बाद में मालूम करेंगे, पहले आप इनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब मॉडल बनाने के बाद इफ़ यू सी यहाँ पे कैलकुलेट का ऑप्शन मौजूद है, कैलकुलेट पर मैं क्लिक करूंगा, PLS एल्गोरिथम पर जाऊंगा और सबसे पहले मैं फैक्टर पे जाऊंगा। पाथ जो होता है वो फिर हम आगे जाके जब हम कॉज एंड इफेक्ट की चीजें या R² के बारे में जब देखना चाह रहे होते तब हम पाथ पे चले जाते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि मैं उनके फैक्टर्स को चीज़ों को देखना चाह रहा हूँ इसलिए मैं फैक्टर को क्लिक करूंगा एंड देन आई विल गो फॉर द स्टार्ट कैलकुलेशन। सिंपली अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक विंडो खुल जाती है, ठीक है जी। आप सबसे कहीं कोई टेंशन नहीं लेनी, जस्ट सिंपली आपने फोकस करना है, आपने अपने पहले सबसे पहले क्वालिटी क्राइटेरिया को देखना है। तो क्वालिटी क्राइटेरिया में आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, जो कि आपका 3rd नंबर का आइटम है, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि हमने स्मार्ट PLS में क्रॉन बैच अल्फा देखा था, तो आप देख रहे हैं कि आपका क्रॉन बैच अल्फा यहाँ पर भी मौजूद है, मीन्स और ग्रीन में मौजूद है। स्मार्ट PLS की ये सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई भी वैल्यू सेटिस्फैक्टरी डोमेन में नहीं होगी तो वो उसको रेड शो करेगा, ग्रीन में होगी तो ये इसका मतलब है ठीक है। तो इसलिए स्मार्ट PLS इस लिहाज से भी अच्छा है कि आपको आपके रिजल्ट्स के हवाले से भी बता देता है कि जी हाँ ये ठीक है या ये ठीक नहीं, तो बाद में किसी को वेरीफाई कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब आप देख रहे हैं कि रिलायबिलिटी जो है हमारा क्वेश्चनियर 0.7 से अबव है सारी चीजें, तो इसका मतलब ये है कि हम आवर क्वेश्चनियर इज हाईली रिलायबल। रिलायबिलिटी का मसला तो हल हो गया। व्हाट अबाउट द वैलिडिटी? तो वैलिडिटी के लिए सबसे पहला जो आइटम है वो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में कन्वर्जेंट वैलिडिटी। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी को मालूम करने के लिए आप हमेशा एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड को देखेंगे, ठीक है जी। किस चीज को देखेंगे? एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, जो कि सबसे आखिर में मौजूद है, AVE। अब ये AVE एज पर द स्टैटिस्टिशियंस एंड रिसर्च स्टडीज 0.5 से अगर ग्रेटर हो तो इसका मतलब यह है कि आपके क्वेश्चनियर की कन्वर्जेंट वैलिडिटी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है। इन दिस सिनेरियो यू कैन सी कि तमाम तरह वैल्यूज जो हैं वो 0.5 से ग्रेटर हैं, हेंस कन्वर्जेंट वैलिडिटी इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है जी। अब आगे जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है वो हम मेजर करते हैं 2 तरीकों से, ठीक है जी। सबसे पहले है आपके सामने डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, जो कि 4थे नंबर का कॉलम है, फार्नर-लाकर क्राइटेरियन मेथड, ठीक है जी। उसमें वो ये कहता है कि जी ये जो ऊपर वाली वैल्यू द स्क्वायर रूट ऑफ AVE शुड बी द ग्रेटर देन दीज ऑल द अंडरनीथ वैल्यू, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये जो वैल्यू आपके पास मौजूद है, ये वैल्यू एक तो स्क्वायर रूट होगी AVE का, ठीक है जी, और ये वैल्यू ग्रेटर होगी इन नीचे 2 वैल्यू से। हम चेक कर सकते हैं, आप इजीली अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को उठाएं, ठीक है जी, और आप यहाँ पे जो आपका DV है 0.748, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट ऑफ द AVE इज ग्रेटर देन दीज 2 वैल्यूज, ठीक है जी। ये 0.86 है, 0.61 है, 0.45 है, तो ये दोनों वैल्यू से बड़ा है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो है वो एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख लें IVE1, IV इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 के हवाले से देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है जी, 0.747 का, तो आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी फार्नर-लाकर क्राइटेरियन मेथड में, जो कि इससे ज़्यादा है, ठीक है जी। चूँकि IV2 ये अकेला है और इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी हम यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो है वो कोएफिशिएंट या कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं, ठीक है जी। सो देयरफॉर देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट सेपरेटली फॉर IV2।
हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर्मल मार्कर क्राइटेरियन मेथड के थ्रू डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी स्टेब्लिश हो चुकी है। एक और तरीकाकार भी है, ठीक है जी, कि इसके थ्रू हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी मेजर कर सकते हैं। वो है आपका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के साथ बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखें फाइनल रिजल्ट में आउटर लोडिंग्स, ठीक है। तो अब आउटर लोडिंग्स आप देख रहे हैं कि ये सारी आउटर लोडिंग्स जो हैं ये 0.7 से अबव है, ठीक है जी। 0.7 से अबव से मीन्स कि जी 70% मिनिमम जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिशनर्स जो कहते हैं, रिसर्च स्टडीज कहती हैं कि आपका आउटर लोडिंग की जो वैल्यू है वो एटलीस्ट 0.7 और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो क्वेश्चनियर है वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी स्टेब्लिश करने में नाकाम रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम पर वैल्यूज 0.7 से अबव है। इन अदर वर्ड्स हम सिंपली यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आप अपने मॉडल वैल्यूज में जाए ना तो आप सिंपली यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो कि सब बजाय इसके कि आप इतने सारी चीज़ों में जाएं, आप यहाँ पर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये चीज़ यहाँ पे ठीक आ रही है, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि समहाउ आगे मॉडल्स भी मेरे ठीक होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही वैल्यूज हैं, IV2 की वही वैल्यूज हैं 0.853, 0.802, 0.822 जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ठीक है, देख रहे हैं 0.853, 0.802, 0.8। तो यहाँ से भी आप आउटर लोडिंग्स का अंदाजा लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो था आपका पूरा तरीक़ाकार था कि किस तरीके से आप अपने वैलिडिटी, चाहे वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी हो, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो या रिलायबिलिटी हो, बाय मींस ऑफ स्मार्ट PLS आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी इसके बाद अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे रब्ता करें, आई विल आंसर टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।